बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, आपकी तीसरी एचओडी क्लास हो रही है जिसमें हम आपको आगे से सिलेबस, आपके जो सिलेबसेस अब तक पढ़ा दिए हैं हमने, उससे आगे से रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब चूँकि हमें अपने घरों में ही रहना पड़ रहा है और कोरोना की वबा की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से अदारे बंद हैं, तो आपने अपने पेरेंट्स के साथ रहकर ही इन वीडियोस को देखना और पढ़ना है। ये एक मजबूरी है कि आप स्कूल नहीं आ रहे, तो हम आप तक पहुंच रहे हैं और इन वीडियोस के ज़रिए हम आपको आपका सिलेबस पढ़ा रहे हैं। तो आपने इन्हें बहुत मेहनत से इन वीडियोस को देखना भी है, पढ़ना भी है, सीखना भी है, खेलना भी है। और सबसे अहम बात यह है कि अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं और वो कहते हैं कि बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, किसी तरह स्कूल खोलें। हम तो स्कूल खोल कर बैठे हैं, एक दिन भी हमने बंद नहीं किया। हुकूमत ने मना कर रखा है कि स्टूडेंट्स स्कूल में नहीं आएंगे, तो जब हुकूमत इजाज़त देगी तो स्कूल खुल जाएंगे। हुकूमत ने सब कुछ खोल दिया है, ट्रांसपोर्ट खोल दी है, मार्केट्स खोल दी हैं, दीगर अदारे खोल दिए हैं, दफातर खोल दिए हैं। हम दुआ कर रहे हैं कि हुकूमत तालीमी अदारे भी खोल दे। जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से SOPs पर अमल तालीमी अदारों में हो सकता है, ख़ुसूसन प्राइवेट तालीमी अदारों में और कारलोट कॉलेज जैसे अच्छे अदारों में, इतने अच्छे तरीके से और कहीं पे भी SOPs पे अमल नहीं हो सकता। हमने अपने अदारे में सैनिटाइजिंग गेट भी लगा दिया है, हैंड वॉश करने की नई जगह भी बनाई हैं। हमने क्लासरूम्स को नए तरीके से सेट किया है कि स्टूडेंट्स के दरमियान वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों तरफ से फासला होना चाहिए एक दूसरे के दरमियान। फिर क्लासरूम्स को रोज़ाना सैनिटाइज़ करने का तरीक़ाकार भी हमने बनाया है और इससे भी बेहतर तरीके से हम इन चीज़ों को मैनेज करेंगे। बच्चों को मास्क भी ज़रूर पहनना होगा जब वो आएंगे और जब वो क्लासरूम में बैठेंगे। और जितने भी इस सिलसिले के SOPs हैं उन पर हम अमल करेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन जब हमें अदारे खोलने की इजाज़त मिलेगी और आपको यहाँ आने की, और आपकी ट्रेनिंग भी करेंगे, आपकी तरबियत भी करेंगे। इस तरबियत का फ़ायदा ये होगा कि जब आप ट्रैवल करेंगे तो उस दौरान भी आप SOPs पे अमल करेंगे और फिर घर जाके आप अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे कि ऐसे SOPs पर अमल किया जाता है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इसका के असरात जो हैं वो आपके ख़ानदानों तक भी जाएंगे। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जल्द इन मामलात को ठीक कर दे और ये वबा ख़त्म हो जाए और आप अपने स्कूलों में वापस आया करें। यहाँ आपको पता है कि पढ़ने का भी बहुत मज़ा आता है आपको और खेलने का भी, और आपके असातिज़ा भी आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम आप तक पहुँच रहे हैं। आपके टीचर्स वीडियोस बना के आपको देते हैं। जो लोग इंटरनेट से इनको कनेक्ट कर सकते हैं वो इंटरनेट से करते हैं, और जो इंटरनेट से नहीं कर सकते वो USBs ले जाते हैं और USBs के ज़रिए वो अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करके या अपने घर के TV स्क्रीन के साथ अटैच करके इनको वो देखते हैं और तैयारी करते हैं। इसमें बड़ी अच्छी अच्छी पोएम्स भी हमने शामिल की हैं और बड़ी मज़े की चीज़ें हैं आपको सीखने के लिए और आपको पढ़ने के लिए। तो आप इसको मेहनत से पढ़ें। फिर जब आप यहाँ आएंगे और आपकी HOD क्लास हुआ करेगी, फिर मैं आपकी क्लास में आया करूँगा। फिर जो बहुत अच्छा बच्चा तैयार होकर आया होगा उसको भी चॉकलेट मिलेगा। जो पिछला लेसन जो है, पिछली HODs की जो पोएम्स हैं और लेसन्स हैं उनको सुनाएगा, उसको भी चॉकलेट्स मिलेंगी। और आप देखिएगा कि यहाँ जब आप आएंगे तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपके पेरेंट्स को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मैं एक दफ़ा फिर आपसे ये कहता हूँ, आपको ये हिदायत करता हूँ कि आपने अपने वालिदैन को तंग नहीं करना, अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करना और आपने अच्छा पढ़ना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपकी 3rd HOD क्लास है और उसका डे 1 है, ठीक। और आपका इंग्लिश का पीरियड है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5। आपने पहले भी ये बुक पढ़ी है, इसके पहले 4 यूनिट्स आप पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 5th यूनिट पढ़ेंगे। ये आपकी बुक है और आप इसका पेज नंबर 22 ओपन करेंगे। आज हम यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे जिसमें हमने पढ़ना है दैट एंड दोज का कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। अब दैट और दोज वो चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं दूर की चीज़ों के लिए, ठीक। दैट होता है सिंगुलर चीज़ के लिए,
मतलब एक चीज़ के लिए, जैसे एक पेन पड़ा है और दूर पड़ा है आपसे, तो आप कहेंगे दैट इज़ अ पेन, ठीक। और अगर दो पेन्स हैं तो आप उनको कहेंगे दोज आर पेन्स। ये दैट एक चीज़ के लिए यूज़ होगा लेकिन वो चीज़ दूर होगी, ठीक है। दैट इज़ अ पेन, लेकिन वो पेन जब आपसे दूर होगा तो आप कहेंगे दैट इज़ अ पेन। और जब वो दो पेन होंगे तो फिर आप कहेंगे दोज, और इसकी जगह भी आप आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दोज आर पेन्स, इसको हम पेन्स बोलेंगे फिर, ठीक, क्योंकि वो एक से ज़्यादा हो गया। तो हम आज पढ़ेंगे दैट एंड दोज का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं यहाँ पे इस चीज़ को मज़ीद डिस्क्राइब किया गया है आपकी बुक में। पहले जो पॉइंट नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ पेन एंड दैट इज़ अ पेंसिल, ठीक है। अब दिस इज़ अ पेन, अब इसने क्यों कहा दिस इज़ अ पेन, क्योंकि पेन जो है वो इस बॉय के हैंड में है। आप देख सकते हैं पेन जो है वो इसके पास है, करीब है, उसके हाथ में है, ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं कि दिस इज़ अ पेन, कि ये एक पेन है, एंड और दैट इज़ अ पेंसिल। अब देखें ये बच्चा कहाँ है और पेंसिल कहाँ है। पेंसिल जो है वो बच्चे से दूर है, इसलिए ये इसको पॉइंट कर रहा है कि दैट इज़ अ पेंसिल, वो पेंसिल है, ठीक। ये पेन उसके हाथ में था, उसने कहा दिस इज़ अ पेन, और ये पेंसिल दूर पड़ी है तो वो कह रहा है दैट इज़ अ पेंसिल, ठीक हो गया। अब आप मेरे साथ पढ़ेंगे THIS दिस, THIS दिस, IS इज़, दिस इज़ a, दिस इज़ a, PEN पेन, दिस इज़ a पेन, ठीक है। दिस इज़ a पेन, AND and THAT that, THAT that is a, that IS is, that is a, that is a पेंसिल। अब ये पेंसिल एक बड़ा वर्ड है तो इसको हम सिलेबल करके पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस तरह से होता है कि देखिए हम इसको कैसे अब करेंगे। PEN पेन और CIL सिल, पेंसिल, ठीक है। पेंसिल, PEN पेन, CIL सिल, पेंसिल। अब ये देखिए एक बड़ा वर्ड था ना PEN CIL पेंसिल, ये एक लंबा ऐसी स्पेलिंग याद करने में आपको प्रॉब्लम होगा। और जब हम इसको तोड़ देंगे, सिलेबल का मतलब होता है उसको डिवाइड कर देना डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, उसके साउंड के लिहाज से। अब ये PEN पेन हो जाएगा, CIL सेल हो जाएगा, ठीक है, पेंसिल। क्लियर हो गया आपको? PEN पेन। अब इसको आपकी स्पेलिंग याद करते हुए भी आपको बहुत आसानी होगी। PEN पेन, CIL सिल, पेंसिल। दिस इज़ अ पेन एंड दैट इज़ अ पेंसिल। दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है, एंड और दैट इज़ अ पेंसिल, वो एक पेंसिल है, ठीक हो गया। दिस इज़ अ बैग एंड दैट इज़ अ बॉक्स, ये एक बैग है, बैग बस्ता होता है, ठीक है। इसने हाथ में उठाया हुआ है, आप इसकी पिक्चर को देखें, आपकी अपनी बुक पे भी ये पिक्चर बनी है, मेरा ख्याल है आप उसको देख रहे हैं और आप मेरे साथ पढ़ भी रहे हैं। एंड दैट इज़ अ बॉक्स, ये एक संदूक है, ये देखें संदूक, BOX बॉक्स, और इसको हम ऐसे लिखेंगे स्वाद नून दाल वाओ और काफ, संदूक, ठीक है। दिस इज़ अ बैग, THIS दिस, THIS दिस, THIS दिस, हमने यहाँ पे भी दिस पढ़ा है, फिर पढ़े हैं दिस, IS इज़, दिस इज़ आ, दिस इज़ आ, BAG बैग, BAG बैग, दिस इज़ अ बैग। अब मेरे साथ आप लोग पढ़ रहे हैं ना। एंड AND दैट, THAT दैट, THAT दैट, THAT दैट, IS इज़, दैट इज़ आ, एंड दैट इज़ अ BOX बॉक्स, बॉक्स, BOX बॉक्स, दैट इज़ अ बॉक्स। दिस इज़ अ बैग एंड दैट इज़ अ बॉक्स, दिस इज़ अ बैग, ये एक बस्ता है या बैग है, ठीक है। एंड और दैट इज़ अ बॉक्स, ये एक, वो एक संदूक है। यहाँ पे भी दिस यूज़ हुआ क्योंकि उसके हाथ में है बैग, और दैट यूज़ हुआ क्योंकि संदूक जो है वो उससे दूर है, ठीक हो गया। अब हम पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है दिस इज़ अ बुक एंड दैट इज़ अ पिक्चर। दिस इज़ अ बुक एंड दैट इज़ अ पिक्चर। दिस इज़ अ बुक एंड दैट इज़ अ पिक्चर। दिस इज़ अ बुक,
ये एक किताब है, एंड और दैट इज़ अ पिक्चर, वो एक तस्वीर है। ठीक है, अब देखें फिर वही बात आ गई जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि दिस यूज़ कर रहा है वो किसके लिए, जो चीज़ उसके करीब है, उसके हाथ में है, एंड दैट वो यूज़ किस चीज़ के लिए कर रहा है, जो चीज़ उससे दूर है। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाना चाहिए। इसको मज़ीद भी आगे पढ़ रहे हैं कि दिस जो है वो करीब की चीज़ के लिए यूज़ होगा, और दैट जैसे आपके पास इस वक्त आपकी किताब मौजूद होगी, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, तो आप कहेंगे दिस इज़ अ बुक, और मे भी आपके पास से पानी दूर हो, ग्लास दूर हो, तो आप कहेंगे दैट इज़ अ ग्लास। ठीक है, क्योंकि वो आपसे दूर है और आपके हाथ में क्या है, आपकी बुक है, करीब है आपके। तो जो चीज़ करीब होगी उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दिस, और जो चीज़ दूर होगी उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट। ठीक है, अब आप पढ़ें मेरे साथ, दिस इज़ THIS दिस, THIS this, THIS this, IS is, this is a, this is a book, 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 this is a book, this is a book, ये एक किताब है, ये एक किताब है, एंड एंड और दैट, THAT दैट IS इज़, एंड दैट इज़ आ पिक्चर। अब देखें पिक्चर एक बड़ा वर्ड है, इसकी भी हम सिलेबल करेंगे। आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे सिलेबल करेंगे। देखें कि क्या स्पेलिंग है PIC पिक। इसको हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो होगा PIC पिक। ठीक है, फिर बीच में एक डैश डालेंगे और चर, TURE चर। ठीक है, पिक्चर, पिक्चर किसे कहते हैं, तस्वीर को। मैं आपको बताऊं तस्वीर कैसे लिखते हैं, तो ते स्वाद वाओ ये और रे, तस्वीर। ठीक है, पिक्चर, और पिक्चर का क्या मतलब होता है, तस्वीर। अब देख पिक्चर। ठीक है, अब आप अपने इसको लिख भी सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने की, नहीं तो आप अपने बुक पे भी ना ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं कि PIC पिक एक वर्ड हो गया और TURE चर अलग हो गया। ठीक है, लेकिन आपने जब इसको लिखना है तो लिखना इकट्ठे, ये न पता चले जी पिक एक लिखा हुआ है, चर एक लिखा हुआ है और फिर पिक्चर बन रहा है, नहीं, लिखना आपने इसको ऐसे ही है, पिक्चर। ठीक है, पूरे स्पेलिंग से इकट्ठे लिखने हैं, लेकिन इसको आप तोड़ के पढ़ सकते हैं ताकि आपको इसकी स्पेलिंग्स याद हो जाएं। PIC पिक, TURE चर, पिक्चर। ठीक है, दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है, दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है, एंड और दैट इज़ अ पिक्चर, वो एक तस्वीर है, दैट इज़ अ पिक्चर, वो एक तस्वीर है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4, और इसमें वैसे हम देखें अगर पिक्चर में तो ये गर्ल है, ये बॉय है, आपको पता होगा कि ये गर्ल है। ठीक है, और इस गर्ल ने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, फ्लावर। गुड, इसको फ्लावर भी कहते हैं और फ्लावर भी कहते हैं। ठीक है, और देखें कि दूसरी तरफ क्या है, क्या बना हुआ है, ट्री। वेरी गुड, ट्री बना हुआ है। अब देखें, अब ये इसके हाथ में है फ्लावर, तो ये दिस होगा, ये दैट, दिस होगा। गुड, और जो दूर चीज़ है वो क्या हो जाएगी, दैट। वेरी गुड। अब देखें, दिस इज़ अ फ्लावर एंड दैट इज़ अ ट्री। ठीक है, THIS दिस, THIS दिस, THIS दिस। अब देखें दिस आप बार बार पढ़ रहे हैं, तो ये अब आपको खुद ही पढ़ना आ जाना चाहिए कि ये दिस लिखा हुआ है। ठीक है, दिस, THIS दिस, IS इज़, दिस इज़ आ फ्लावर, FLOWER, फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। दिस इज़ अ फ्लावर, ये एक फूल है, दिस इज़ अ फ्लावर, ये एक फूल है, एंड और दैट इज़ अ ट्री, THAT दैट, IS इज़, दैट इज़ अ ट्री, TREE, ट्री का मतलब क्या होता है, दरख्त। ठीक है, ये मैं आपको लिखना बताऊँ दरख्त कैसे लिखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्री कैसे लिखेंगे और ट्री का जो मतलब है दरख्त उसको भी कैसे लिखेंगे। तो TR, स्पेलिंग पढ़े मेरे साथ, TR
डबल ई, ट्री। और ट्री का क्या मतलब है? दरख्त। वेरी गुड। दाल रे खे और फिर ते, दरख्त। ठीक हो गया। ट्री और ट्री का क्या मतलब हुआ? दरख्त। वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 5। ठीक है, ये तो आप खुद ही गेस करें कि अब ये दिस होगा या दैट होगा। आप में से कोई बता रहा है ये दिस है और वो ठीक बता रहा है, वेरी गुड। इसका मतलब है कि जो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें उसको ये बात समझ आ गई है कि जो चीज़ करीब है उसको क्या कहेंगे? दिस, और जो दूर है उसको क्या कहेंगे? दैट। वेरी गुड। अब देखें दिस, और ये है क्या वैसे? इसके हाथ में बर्ड है। ठीक है, ये देखें, ये एक बर्ड है जो इसने पकड़ा हुआ है। और ये क्या है जो दूर है जिसको वो दैट बोल रहा है? ये एक एरोप्लेन है। ठीक है, ये एक एरोप्लेन है। इसको हम पढ़ते हैं कि वो क्या कह रहा है। दिस इज़ अ बर्ड, ये एक परिंदा है, एंड और दैट इज़ एन एरोप्लेन, वो एक हवाई जहाज़ है। अच्छा देखें, यहाँ पे लिखा है दिस इज़ अ बर्ड एंड दैट इज़ एन एरोप्लेन। ठीक है, आप पहले भी आपने पढ़ा है आ पेंसिल, आ बॉक्स, आ पिक्चर, आ ट्री। तो यहाँ पे ये एन क्यों यूज़ हुआ है? कोई गेस करेगा? आपने वॉल्स पढ़े हैं ना, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो जो वॉल से बना हुआ वर्ड होता है उससे पहले हम आ नहीं लगाते, एन लगाते हैं। आपको बात समझ आ रही है? अब देखिए, आ यहाँ पे एरोप्लेन ए से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ए हमारे पास क्या है? वॉल है, ए ई आई ओ यू, ए वॉल है ना, तो वॉल के साथ हम क्या लगाते हैं? ए एन एन। अब ट्री हमने पढ़ा था तो ट्री के साथ आ लगा था, क्योंकि टी जो है वो वॉल नहीं है, ए ई आई ओ यू वॉल्स हैं। ठीक है, तो उसमें टी तो नहीं आ रहा ना, इसलिए वो आ था। अब ये एरोप्लेन ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए जो है हमारा क्या है? वॉल है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे हम? ए एन एन। ठीक हो गया? ये आपको कंसेप्ट ये भी समझ आ रहा है साथ साथ। टी एच आई एस दिस, टी एच आई एस दिस, टी एच आई एस दिस, आई एस इज, दिस इज आ, दिस इज आ बर्ड, बी आई आर डी बर्ड, बी आई आर डी बर्ड। बर्ड कहते हैं परिंदे को, और मैं आपको बुक पे ही लिख के दिखाती हूँ ये परिंदा कैसे लिखते हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ, ये बर्ड है और ये आगे आपका पेड़ है, नून दाल है दा, परिंदा। ठीक हो गया, बर्ड हो गया। और बर्ड किस कहते हैं? परिंदे को। ठीक है, एंड और दैट इज आ, दैट, टी एच ए टी, दैट, टी एच ए टी, दैट, टी एच ए टी, दैट, आई एस इज, दैट इज, एन, ए एन एन, ए एन कैसे पढ़ते हैं? एन। गुड, ए एन एन, एरोप्लेन। अब एरोप्लेन आ गया हमारे पास। ठीक है, एरोप्लेन किसे कहते हैं? हवाई जहाज़। हवाई जहाज़ कैसे लिखती हैं ये मैं आपको बताती हूँ। पहले हम हवाई लिखेंगे, हे वावा बा, हमजा छोटी, हवाई सारे बच्चों को। अच्छा वो बाद में लिखें। आगे आएगा जहाज़, जहाज़। ठीक हो गया, आपका एरोप्लेन जो है वो हवाई जहाज़ है। अब एरोप्लेन फिर आपका एक बड़ा वर्ड आ गया, तो इसका हम क्या करेंगे? सिलेबल करेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ कि इसको कैसे हम तोड़ के लिख सकते हैं। और ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिपार्टमेंटल वोकैबुलरी में पार्ट्स ऑफ द बॉडी पढ़ेंगे। इसको आप पढ़ेंगे भी, याद भी करेंगे और अपनी नोटबुक में इसको लिखेंगे भी। ठीक है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको बोलना नहीं आएगा कि ये क्या वर्ड है। तो मेरे साथ पढ़ना आपका बहुत ज़रूरी है, और पढ़ने के बाद इसको फिर आपने लिखना है, और लिखने के बाद आपने इसको याद भी करना है, और खूबसूरत प्यारी सी हैंड राइटिंग में अच्छे अच्छे वर्ड लिखने हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड है हमारे पास आए। पढ़ क्या रहे हैं हम? पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के हिस्सों के नाम। ये बहुत सारे आपको आते भी होंगे, आप बहुत लाइक बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे। ई वाई ई आए, ई वाई ई आए, आए, आए किसे कहते हैं? आँख को। ठीक है, एन ओ एस ई नोज़, एन ओ एस ई नोज़, नोज़ कहते हैं नाक को। आइज़ कहते हैं आँख को, नोज़ कहते हैं नाक को। ठीक है, टीथ, टी डबल ई टी एच, टीथ, टी डबल ई टी एच, टीथ, 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 टीथ किसे कहते हैं? दांत, दांत होते हैं। ठीक है, एल ई जी लेग, लेग, एल ई जी लेग, लेग, लेग कहते हैं टांग को। ठीक है, लेग, टांग। एफ डबल ई टी फीट, एफ डबल ई टी फीट, फीट कहते हैं पाँव को। और ये फीट जो है, अगर 2 पाँव भी होंगे तो ये
फीट ही रहेगा, इसको फीट्स नहीं बोलना। हैंड को हम हैंड्स बोल सकते हैं, आई को हम आइज़ बोल सकते हैं, आपका जो लेग है इसको हम लेग्स बोल सकते हैं, लेकिन फीट को हम फीट ही बोलेंगे। फुट होता है एक। हाँ, एक जो है वो फुट होता है और जो फीट होगा ये फुट्स, ये फीट्स नहीं बोलना, ठीक है, फुट और फीट बोलना है, ठीक है। यहाँ पे वैसे फुट लिखना चाहिए। नेक्स्ट आपका है हैंड, HAND हैंड, हैंड HAND हैंड, हैंड, हैंड किसे कहते हैं? हाथ को। ये तो आपको पता है, बार बार आपका ये पार्ट ऑफ बॉडी आप इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं बोलते हुए, ठीक है। हैंड, HAND हैंड, हैंड कहते हैं हाथ को। नेक्स्ट है हमारे पास आर्म, ARM आर्म, इसको आर्म या कुछ और नहीं पढ़ना, इसको आर्म पढ़ना है, ठीक है। आर्म, आर की भी आवाज़ आएगी, एम की, आर्म, ठीक है। ARM आर्म, आर्म किसे कहते हैं? बाजू को। NEC के नेक, नेक किसे कहते हैं? गर्दन। NEC के नेक, NEC के नेक, नेक, नेक किसे कहते हैं? गर्दन को। नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो बहुत इजी सा है, ये भी आपको पता होगा किसे कहते हैं। FIN फिंग, GER गर, फिंगर, ठीक है। फिंगर, फिंगर किसे कहते हैं? आपकी जो उंगली होती है, ठीक है, फिंगर। FIN फिंग, GER, इसको भी आप सेलेबल करके पढ़ सकते हैं ताकि आपको स्पेलिंग्स जो है वो आसानी से याद हो सकें। FIN फिंग, GER गर, फिंगर। देखें ना, सेलेबल करने के कितने फ़ायदे हैं। कहीं पे भी कोई बड़ा वर्ड होगा उसको आप तोड़ के छोटा छोटा करके याद कर लेंगे। FIN फिंग, GER गर, फिंगर, फिंगर, फिंगर किसे कहते हैं? उंगली को, ठीक है। HAIR हेयर, HAIR हेयर, हेयर होते हैं बाल, हेयर, और हेयर के साथ भी S यूज़ नहीं होता, ये हेयर ही रहता है प्लूरल होके तब भी। और अगर एक बाल है तो भी हेयर होगा, और अगर आपके 20 बाल हैं, 100 बाल हैं तो भी वो हेयर ही रहेगा, ठीक है। उसको आपने हेयर्स नहीं बोलना, वो हेयर ही रहेगा। ये आपका पार्ट्स ऑफ द बॉडी का टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे। आई होप कि आप इसको पढ़ भी चुके होंगे, आप इसको याद भी करेंगे अच्छे बच्चों की तरह, और आप इसको अपनी नीट नोटबुक्स में अच्छी हैंड राइटिंग में कॉपी भी करेंगे, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट आज हम क्रिएटिव राइटिंग एक टॉपिक करेंगे, इसको आपने अपनी नीट नोटबुक्स पे नोट करना है, ठीक है। और ये क्रिएटिव राइटिंग का मतलब तो होता है वैसे कि खुद से लिखना किसी भी चीज़ के बारे में। आपको जैसे अब ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम लिखना सिखा रहे हैं तो 3-4 ऑब्जेक्ट्स के बाद जब मैं लिखवा चुकूँगी आपको 3-4 टॉपिक्स पे, तो उसके बाद फिर एक टॉपिक ऐसा भी आएगा कि आप खुद भी लिखेंगे उस पर, ठीक है। ये आपको एक ट्रेनिंग दी जा रही है कि इसको ऐसे लिखते हैं। जब आप इसको बार बार लिखेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आप खुद से उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर खुद से कुछ लाइन लिख सकेंगे। तो पहली लाइन हम लिखते हैं कि दिस इज़ अ पेन, THIS, दिस, IS इज, दिस इज़ अ PEN पेन, PEN पेन, और फिर एंड पे ओके। पहली लाइन लिखी हमने, दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है। अब हम इसकी सेकंड लाइन लिखेंगे और आप इसको ऐसे ही कॉपी भी करेंगे। इट इज़ मेड ऑफ, IT इट, IS इज, इट इज़ मेड, MADE मेड, OF ऑफ, इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, PLASTIC प्लास्टिक, ठीक है। इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। अब इसकी थर्ड लाइन लिखेंगे हम, जो कि है इट्स कलर इज़। अब आपके पेन का क्या कलर है? अभी तो आप पेंसिल से वैसे काम करेंगे। इट्स कलर इज़ UR, कलर इज़, रेड कर दें, रेड कर देते हैं, चलिए RED, रेड, ठीक है। और हर सेंटेंस को ख़त्म करने के बाद आप फुल स्टॉप लाजमी लगाएंगे, ठीक, ताकि पता चलता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे आपका सेंटेंस एंड हो गया। अब फोर्थ लाइन आप इसकी लिखेंगे, I bought it, BOUGHT, bought का मतलब होता है ख़रीदना, it from, FROM, from the market, from the market, MARKET, मार्केट, आगे लगेगा आपका, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा, I bought it from the market, ठीक है। अब सेंटेंस नंबर 5 है आपका, I LIKE, like, I like it,
IT8 वेरी मच, VERY वेरी, और MUCH मच, आई लाइक इट वेरी मच। इसका मतलब है कि मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। ये अब आपने अपनी नीट नोटबुक्स पे कॉपी करना है एज इट इज़। लाइंस का बहुत ख्याल रखना है, जो स्मॉल वर्ड्स हैं उनको आपने उसी तरह जितनी लाइंस पे वो आएंगे ऐसे ही लिखने हैं, और जो कैपिटल है उनको कैपिटल लाइंस के अकॉर्डिंग लिखना है। क्लियर? ओके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी थर्ड HOD में आपको वेलकम कहते हैं टू क्लास। आप लोगों के सामने ये आपकी मैथ की बुक है। इससे पहले आपने 2 HODs का काम इसी मैथ की बुक से किया है। तो अब हम आज थर्ड HOD में देखते हैं कि हमने क्या करना है। मुझे उम्मीद है कि पहली और दूसरी HOD का काम आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। तो आइए अब हम अपना थर्ड HOD का डे 1 का काम शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज हम अपना डे 1 का काम शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फ्रैक्शंस का काम, लेकिन फ्रैक्शन को आगे चलने से पहले हम पीछे की तरफ मुड़ते हैं। आपको याद होगा फर्स्ट HOD में हमने कोई काम किए थे और उसमें जो एक आपको दिखाया था कि 1 है। पहले तो आप इसको देखें, मैं आपको बता, ये एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसको 1 कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने ये 1/2 किया। ये क्या है? इस एक रेक्टेंगल को हमने दरमियान में लाइन लगाई और इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 2 पार्ट में, ठीक है, 1 and 2 पार्ट्स। ये 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट है, ठीक है, 1 पार्ट एंड ये 2 पार्ट। इसको ये 1/2 है, इसको कहते हैं 1/2, यानी ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। हम इसको अलग भी लिख लेते हैं। हम इसको कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं ये 1/2 है और ये भी 1/2 है, ठीक है, 1/2 एंड 1/2। इसको कहते हैं 1/2 और ये 1/2। जब ये 1/2 प्लस 1/2 हुआ तो ये 1 पूरा हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, एक कंप्लीट 1। 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, यानी ये एक रेक्टेंगल जो है 2 हाफ लगाकर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं इससे आगे। यहाँ पे देखें ये क्या है? ये मैं आपको पीछे से रिवाइज करवा रही हूँ। आपको पिछली HOD में हम बुक वर्क इसका कर चुके हैं। इसी रेक्टेंगल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में, 1, 2 एंड 3। इसको कहेंगे 1/3। अब देखें 1/3, यानी 3 हिस्से हैं तो 1/3 है। ये देखें ये 1/3, 3 हिस्से हैं ना, 3 पार्ट, 1 का 3rd पार्ट है। ये भी 1 का 3rd पार्ट है, ये भी 1 का 3rd पार्ट है। इसको कहते हैं 1/3, यानी हमने एक चीज के 3 हिस्से किए। आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास 6 ट्रॉफीज हैं और आपने 2 अपने पास रखी, 2 अपने भाई को दे दी, 2 अपनी सिस्टर को दे दी, तो ये 2, 2, 2 आपने डिवाइड कर दी। तो उसको भी हम कहेंगे कि 3 पार्ट्स में आपने किसी भी चीज को 3 हिस्से में, किसी भी चीज को 3 हिस्सों में तकसीम करना कहलाता है। एक हिस्सा उसका 1/3 होता है, यानी 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। इसको हम पढ़ेंगे 1/3, 1/3। इसके बाद ये तो वो चीज़ें हैं जो हमने पिछली HOD में की थी। यहाँ तक हमने आपकी एक्सरसाइज में पीछे से काम किया था। आज का जो टॉपिक हम कर रहे हैं क्वार्टर, आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्वार्टर का टॉपिक है। और क्वार्टर किसे कहते हैं? 1/4 को कहते हैं। क्वार्टर किसे कहते हैं? 1/4 को कहते हैं, यानी एक का 4th हिस्सा, 1 का 4th पार्ट। ये देखिए हमने इस एक जो रेक्टेंगल है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब इसको हम क्या लिखेंगे? 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। ये सारा हर एक अपने हिस्से में 1/4 पार्ट है। ये भी 1/4 पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है। तो ये 4 1/4 पार्ट जब इकट्ठे होते हैं तो कितना बन गया? 1। ऐसा ही है ना? इन 4 1/4 को प्लस करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 4/4 इज इक्वल टू 1। ये एक 1 ही है ना? ये एक 1 रेक्टेंगल था जिसको हमने पहले 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में, फिर 3 पार्ट्स में और फिर
4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने उसको क्या कहा, 1/2। 1/2 उसको लिखते हैं, प्लस 1/2 करें तो ये 1 हो गया। जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, उसी एक रेक्टेंगल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया तो 1/3 हो गया, और 1/3 1/3 1/3, ठीक है। और फिर इसी रेक्टेंगल को जब हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो क्या हो गया जी, 1/4 हो गया। ये 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, इसको क्वार्टर भी कहते हैं। हर पार्ट अपना क्वार्टर पार्ट होता है। कोई भी आप शेप ले लें, जैसे आप मिसाल के तौर पे ये एक सर्कल बनाते हैं, इसको पहले डिवाइड करें। ये कितने हिस्सों में डिवाइड किया हमने जी, 2 पार्ट में डिवाइड किया है ना। और जब हम इसको ये करते हैं तो ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये भी हम 1/4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आप कोई भी शेप ले लें, उसको जब आप 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसको कहते हैं क्वार्टर। क्वार्टर क्या कहते हैं, क्वार्टर। और इसको 1/4 भी कहते हैं, और इसको लिखते हैं 1/4। चारों 1/4 होते हैं। ये भी 1/4 है, यानी अपनी तरफ से ये 4 का 1 हिस्सा है, 1 पार्ट है। ये भी 4th का 1 पार्ट है, ये भी 4th का 1 पार्ट है, ये भी 4th का 1 पार्ट है। ये चारों पार्ट मिलाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ये एक सर्कल बन जाएगा। तो इसको हम इसलिए कहते हैं कि एक सर्कल के का 4th हिस्सा, 4th पार्ट, इसको कहेंगे क्वार्टर। क्या कहेंगे, क्वार्टर। अब हम इस क्वार्टर के जो एक्सरसाइज है आपकी बुक में उसको देखते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम वो जो हमने 1/4 तक का आपको समझा दिया, अब हम करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में देखें क्या लिखा हुआ है, कलर 1 क्वार्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने भी पढ़ा क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर 1, ये 4th पार्ट को जो है ये क्वार्टर, ये 1 क्वार्टर है, ये भी 1 क्वार्टर है, ये भी 1 क्वार्टर है, ये भी 1 क्वार्टर। किसी एक 1 क्वार्टर को, किसी एक को आप कलर करेंगे तो ये पूरे का 1 क्वार्टर बन जाएगा। फिर उसको हम कहेंगे कि पूरे का ये 1 क्वार्टर है। वैसे तो आप ये एक भी कलर नहीं है ना, तो हर एक में अपने अपने में एक 1 क्वार्टर है। तो वो कह रहे हैं कि 1 क्वार्टर को कलर करें, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम एक पोर्शन को आपके सामने कलर कर रहे हैं। आप लोग अपनी नोटबुक्स पर इसी तरह जो है वो कलर करेंगे। ये देखें, ये हो गया कलर, और ये 1 क्वार्टर कलर हो गया, ठीक है। अब इसमें से भी ये भी कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, तो इसमें से भी कोई हम एक कलर कर देंगे तो चलिए हम कोई और कलर करते हैं ना, ठीक है। तो हम एक कलर कर देते हैं तो ये भी 1 क्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। ये भी 1 क्वार्टर हो गया। अब हम इसमें भी देखें, इसमें भी 4 हैं, 1 2 3 4 पार्ट हैं। इसका भी कोई एक पार्ट कलर कर देंगे तो ये भी 1 क्वार्टर कलर हो जाएगा। ये देखें, हमने इसका एक पार्ट जो है वो कर दिया कलर। अब ये भी हो गया 1 क्वार्टर ऑफ ईच। इसको भी हम कहेंगे 1 क्वार्टर यानी 1/4। इसको भी हम कहेंगे 1 क्वार्टर यानी ये भी 1/4 है। ये वाली जो फ्रैक्शन बनी है हमारी, इसको भी हम 1/4 करेंगे, ठीक है। यानी आप किसी फ्रैक्शन में जितने पार्ट कलर करेंगे उतने ही उसको लिखेंगे। तो 1 पार्ट कलर कर दिया, हमें कहा ही ये गया है कि हम 1 क्वार्टर जो है वो कलर करें। 1 पार्ट कलर किया, 1/4 लिखा, इसको पढ़ते हैं 1 क्वार्टर, ठीक है। अब वो कहते हैं 2 क्वार्टर्स कलर करें। मैंने भी आपसे कहा ना, जितना हमसे डिमांड की जाएगी हम उतने कलर कर देंगे। तो 1 क्वार्टर, एक पार्ट को कलर किया तो 1 क्वार्टर हुआ। अब इसमें से ये 1 2 3 4, ये भी 4 चीजें हैं, तो इसमें से भी 2 क्वार्टर्स को करना है। ये 1 क्वार्टर है, ये 2 क्वार्टर है, ये 3 क्वार्टर है, ये 4 क्वार्टर है, ठीक है, मतलब 4th पार्ट है। तो ये 1 और 2 यानी 2 हम जो चिक्स हैं हमारे पास, इसको हम कलर करेंगे तो ये जो है ये बन जाएंगे 2 क्वार्टर्स। 2 क्वार्टर्स यानी 4 में से 2 को कलर कर देना है तो वो बन जाएंगे 2 क्वार्टर्स। देखें, 4 में से 2 को हमने कर दिया कलर। ये देखें, ये कितने कलर हो गए, 2 क्वार्टर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं नीचे हमारे पास डक्स हैं। इसको हम देखते हैं कि क्या इसको कलर करें, हम कौन सा कलर करते हैं। कोई भी डक्स वैसे तो ये वाइट ही होती हैं, येलो ही कर लेते हैं इसको भी। इसके भी हमने 2 क्वार्टर्स कलर करने हैं,
1 2 3 4 1 2 2 हमने कलर कर देने, 2 क्वार्टर्स कलर करने। 2 क्वार्टर मतलब 4 में से 2 कलर करने। क्वार्टर किसे कहते हैं? 4 को, फोर्थ पार्ट को क्वार्टर कहते हैं, फोर्थ पार्ट को क्वार्टर कहते हैं। तो 1/4, 1 क्वार्टर, 2/4, 2 क्वार्टर, 3/4, 3 क्वार्टर, इस तरह। अब आगे देखें, ये कितने फिश हैं? गिने इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिश है। इट मीन्स पहले तो हम इसे क्वार्टर में करें ना, इसको 4, ये 1। अब मैं आपके सामने एक मार्कर से जो है उसको लाइन अप करती हूँ। हम देखते हैं, ये देखें, ये 1 पार्ट है, ये इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ना, 3 4। ये देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। यानी हमने देखा बेटा कि हर पार्ट में हमारे पास 2 फिश आती हैं। हर पार्ट में कितनी फिश आती हैं? यस 2। इस अब इन 2 जो हमारे पास ये क्वार्टर पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, तो 2 क्वार्टर्स में हम कलर करेंगे। इट मीन्स कि 4 फिश में हम कलर करेंगे। 2 क्वार्टर्स मीन 4 फिश में हम कलर्स करेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि हर फिश में अलग कलर करें, ठीक है। और मैं तो मेरे पास जो है, जो कलर मेरे हाथ में है, मैं ज़रा जल्दी में इसको कर रही हूँ, तो मैं जो है एक ही कलर जो है वो चारों फिश में कर रही हूँ। ये 2 क्वार्टर है, मैंने क्वार्टर बना दिए। कितने देखें, 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ये 8 फिश थी हमारे पास, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये कितने, हर पार्ट में कितनी फिश आई? यस 2 फिश आई। तो ये हमने 2 क्वार्टर, हम इसको 2 फिश आने के बाद हमने हर फिश को 2 क्वार्टर में डिवाइड किया, तो हमारे पास टोटल 4 फिश हैं जिसको हमने कलर करना है। जी स्टूडेंट्स, आप देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने खुला हुआ, आपकी बुक पे पेज नंबर 34 पे। सर्कल 3 क्वार्टर्स इन ईच ऑफ द गिवन ग्रुप्स। मैंने आपसे कहा, बताया, क्वार्टर कहते हैं 4 पार्ट को, 1 2 3 4। हर पार्ट जो है वो क्वार्टर है। ये 1 क्वार्टर है, ये 2 क्वार्टर है, ये 3 क्वार्टर है। और जब ये पूरा 4 क्वार्टर होता है तो पूरा एक चीज़ बन जाती है, एक पूरा नंबर बन जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि 3 क्वार्टर्स को आप सर्कल करें, यानी इट मीन्स कि 4 है ये, 1 2 3 4 में से कितने को सर्कल करना है? 3 को। इसको 3/4 भी कहते हैं। यानी हम क्या करेंगे, ये 3 जो है इनको हम सर्कल कर देंगे, तो ये 3 क्वार्टर बन जाएगा। इसको हम लिखेंगे कैसे? 3/4, ठीक है। इस तरह इसको भी 3 क्वार्टर को सर्कल करेंगे, ठीक है। इसको भी हम 3/4 लिखते हैं। अब ये देखें, 1 2 3 4 तो नहीं है ये, तो एक और 4 आ गए, 1 2 3 4, नहीं 2 दफ़ा 4 है। इट मीन्स कि हर पार्ट में हमारे पास के 2 मैंगोज आ जाएंगे, तो ये भी 4 पार्ट बन गए ना, 1 2 3 4। अब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये क्वार्टर पार्ट है, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, यानी यहाँ तक हम सर्कल कर देंगे। ये हो गया, ठीक है। इसी तरह नीचे पोमेग्रेनेट्स हैं, ये भी 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको भी पहले हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हम देखते हैं 1 2 3 4, तो हर पार्ट में 2 पोमेग्रेनेट्स आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इनको 3 क्वार्टर में यूँ ऐसे इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये भी 3 क्वार्टर हमारे पास हो जाएगा। मैडम, अच्छा, ये बात समझ आ गई आपको? क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो फिर मैं दोबारा आपको समझा देती हूँ कि 4 पार्ट को क्वार्टर कहते हैं। ये 1 क्वार्टर है, ये 2 क्वार्टर है, ये 3 क्वार्टर है, ये 4th क्वार्टर है, यानी 1 पूरा हो गया। अब इसमें से 3 क्वार्टर को हमने 3 क्वार्टर को हमने सर्कल करना है। ये 3 क्वार्टर सर्कल हो गए, ये भी 3 क्वार्टर सर्कल हो गए। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4, ये एक 1 क्वार्टर है, लेकिन एक और क्वार्टर भी है, 1 2 3 4। इट मीन्स कि हर क्वार्टर में हमारे पास 2 मैंगोज आ जाते हैं, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, यानी 4th पार्ट ये वाला इसका। अब इसमें से 3 क्वार्टर सर्कल करें तो हर पार्ट में जो है वो 2 मैंगोज आए, तो टोटल 6 मैंगोज जो है हमने सर्कल करने हैं। इस तरह 6 पोमेग्रेनेट हमने सर्कल करने हैं, ठीक है। अब एक एक्टिविटी है आपके पास, ये देखें, एक पेपर लें अपना, उसको सर्कल की तरह काटें। आपके लिए सर्कल काटना आसान हो जाएगा। घर में कोई भी गोल चीज़ ले लें, किसी बोतल का, बड़ी सी बोतल का ढक्कन ले लें, कोई गिलास ले लें, उस बड़ा
कोई भी बाउल ले लें, उसको पेज पे रखें, उसको सर्कल बनाएं और पेज को काट लें। पेज को काटने के बाद उस पेज को इस तरह 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। पहले उसको इसमें सर्कल में काटें, इसके बाद उसको यूँ ऐसे 4 पार्ट्स में लाइन में डिवाइड करें और हर पार्ट में अलग कलर करें। ठीक है, तो ये आपकी एक एक्टिविटी है। आप ये कलर करने के बाद ये वाली एक्टिविटी इस तरह की बनेगी, यानी पहले आप उस पूरे पेज को, बड़ा सा पेज होगा आपके पास, उसको आप काटेंगे, काटने के बाद गोल काटेंगे, उसके बाद उसके 4 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे और हर पार्ट में अलग अलग कलर करेंगे। ये तो ग्रीन और रेड एंड ब्लू एंड पर्पल लाइट इस तरह हुआ है, लेकिन आप चाहें तो उसमें से कोई भी 4 अलग कलर कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा कलर करने लगे हैं। ठीक है, तो ये बनाने के बाद इसकी पिक अपने कोऑर्डिनेटर के नंबर पे सेंड कीजिए और उन्हें बताइए कि ये देखें मैम मैंने ये एक्टिविटी की है, और फिर हम उन बच्चों को जिन्होंने ये एक्टिविटी की है उसको गुड देंगे, उसको मार्क्स भी देंगे, उसको स्टार भी देंगे। तो ये एक्टिविटी करने के बाद आपने अपने कोऑर्डिनेटर के नंबर पे इस एक्टिविटी को सेंड कर देना है। तो यहाँ तक तो है आपका डे 1 का जो फ्रैक्शन का काम है वो ख़त्म होता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम एडिशन का काम करेंगे। एक्सरसाइज 8 है, ऐड द फॉलोइंग। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 8 है, आपकी बुक के पेज नंबर 53 पे है ये। तो इसके क्वेश्चंस मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं ताकि आपको एडिशन की सारा एडिशन का मेथड हम समझा सकें। आप देखिए एडिशन, ये एडिशन का जो है निशान है। इससे पहले हम सिंपल एडिशन कर चुके हैं विदाउट कैरी। आज हम जो एडिशन करेंगे वो हम कैरी के साथ करेंगे। यानी देखिए आप ज़रा, आपको पता है कि जब भी हम ऐड करते हैं सबसे पहले जो वंस प्लेस पर जो आपके पास दोनों रकमें होती हैं हमने उसको ऐड करना होता है। यानी इसमें वंस की प्लेस पे क्या है 3 है और 3 से नीचे क्या है 8 है। अब हम 3 और 8 को ऐड करेंगे तो देखें क्या आता है। ऐड करने का तरीका देखें कि पहले हम 3 लाइंस लगाएंगे 1 2 3, फिर हम कितनी लाइंस लगाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सारी लाइंस हमें लग गई। अब इसे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या आया 11। अब ये देखें मैं आपके सामने यहाँ 11 लिखने लगी हूँ। अब देखिए हमारे पास तो ये 1 डिजिट है, ऐसे ही है, और यहाँ पे हमारे पास आंसर में 2 डिजिट्स आ गए। अब क्या करना है, यहाँ तो हमने बेटा 1 डिजिट ही लिखना है। तो कौन सा लिखना है जो वंस की प्लेस पे है। आपको पता है वंस किस तरफ होता है, पता है ना, राइट हैंड साइड पे जो होता है वो वंस प्लेस होती है। देखिए ये भी वंस है, राइट हैंड साइड पे है, ये भी राइट हैंड साइड, तो वंस ही लिखना है। यानी एक डिजिट जो कि वंस प्लेस पे है वही वंस के नीचे आएगा। ठीक है, तो वंस प्लेस पे क्या है 1, राइट हैंड साइड पे 1। अब ये दूसरा 1 कहाँ जाएगा, सवाल पैदा होता है। दूसरा 1 जो कि टेंस प्लेस पे है, ऐसा ही है ना, वंस एंड टेंस, ये वंस है और ये टेंस है। ठीक है, वंस और टेंस में से वंस हमने नीचे लिखा और टेंस वाला जो 1 है वो यहाँ ऊपर कैरी ले लिया। टेंस है ना, ये टेंस वाली लाइन में चला गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको ऐड करेंगे। इसको हम यहाँ से रेस कर लेते हैं। देखिए 1 है पहले ऊपर और फिर क्या है 5 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, कितनी हो गई 6। और यहाँ पे क्या रह गया आपके पास हंड्रेड्स। इसके बाद हम 100 के नीचे और कुछ नहीं है, तो ये 4 का ऐसे ही हम 4 जो है ये नीचे ले आएंगे। तो ये 461 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। आपका तरीकाकार वही है, सबसे पहले वंस प्लेस पे जो 2 आपके पास डिजिट्स हैं उनको, 2 नंबर्स हैं 6 और 5, उनको हमने ऐड करना है। वंस प्लेस पर 2 नंबर्स को ऐड करना है। सबसे पहले इसको ऐड करते हैं। 6 है, 1 2 3 4 5 6, और नीचे क्या है 5 है। 5 लाइंस लगा देंगे 1 2 3 4 5। इनको ऐड करें, काउंट करें जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर 11 आ गया, अभी 11 आया था ना, फिर 11 आ गया। देखें अभी हमने आपको बताया कि यहाँ सिर्फ वंस है, एक डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट के नीचे एक ही आएगा, पूरा 11 नहीं आ सकता बेटा। तो हमने वंस की प्लेस पे जो रकम है यानी राइट हैंड साइड पे जो वंस है वही हमने यहाँ लिखना है। बाकी ये जो ये वाला
अगली जो टेंस की जो वैल्यू है, टेंस की जो डिजिट है, वो हमने टेंस के नीचे लिखना है, कैरी ले जाना है, ठीक है। अब इसको अगला मौजूद जो इससे पहले मौजूद जो नंबर होता है उसमें हमने ऐड करना होता है। तो अब यहाँ पे नंबर क्या है? 0, ठीक है। तो 0 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो 1 ही होगा ना, 1, इसमें तो कोई और चीज़ ऐड हो नहीं रही, तो ये 1 हो गया। और इस तरह 7 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये 7 ऐसे का जैसे लिखा हुआ है वैसे ही 7 नीचे आ जाएगा, इसको हम किसी और चीज़ में ऐड नहीं करेंगे। तो ये 711 आपका यहाँ का इसका आंसर आ चुका है। अब हम आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम आपको बता चुके हैं, मैं तो आपके सामने फिर दोबारा करने लगी हूँ। वंस प्लेस पर 826 लिखा हुआ है और इसके नीचे 7 है, यानी सिर्फ वंस प्लेस की रकम के नीचे हम ऐड कर सकते हैं, बाकी के नीचे तो कोई रकमें मौजूद ही नहीं है। तो हमने ये सिंगल एडिशन है आपकी, सिर्फ वंस की एडिशन है, लेकिन चूंकि कैरी वाली एडिशन है इसलिए इसकी प्रैक्टिस लाजमी है। वंस की प्लेस पे जो 2 डिजिट्स हैं, 2 नंबर्स हैं, हम इन नंबर्स को हम आपस में ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 4 5 6 7, इसको काउंट करें तो ये 6 है। 7 8 9 10 11 12 13, कितने बने? 13। मैं आपके सामने यहाँ रफ वर्क, ये रफ वर्क है, अपनी नोटबुक पे रफ वर्क का कॉलम बनाएं, ठीक है, रफ वर्क है ये। अब ये रफ वर्क में 13 है, हम ये तो सिंगल है, वंस के नीचे सिर्फ वंस ही आएगा, ये आएगा, वंस के नीचे वंस आएगा, ये वंस है, ये टेंस है, ऐसे ही है ना। 13 में 3 वंस है और ये 1 टेंस है, तो यहाँ वंस के नीचे वंस आएगा, यानी 3 आएगा, और ये टेंस जो है वो टेंस के नीचे कैरी जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको हमने ऐड कर देना है 1 और 2, तो ये कितने हो गए? 1 2 3। 8 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो ये 8 का 8 हम ऐसे ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसी तरह 9 और 4 को हमने ऐड करना है। 929 है और इसके नीचे 4 है, तो 9 और 4 को ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 4 सॉरी, ठीक है। अब 9 तो ये थी और 10 11 12 13 कितनी होगी? 13। ऊपर भी 13 था, नीचे फिर 13 है। ये 13 का हमने क्या लिखना है? यस 3, और 1 जो है वो टेंस में कैरी लेना है। 1 और 2 हमने यहाँ पे भी 1 और 2 लाइंस लगाई थी, तो कितना आया था? यस 3 आया था, और 9 जो है हमने एज इट इज नीचे लिख देना है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 572 और नीचे हमने इसके ऐड करना है 9, तो हम इसको लाइंस लगाएंगे। पहले वंस प्लेस को ही हमने ऐड करना है, तो हम लाइंस लगाएंगे 2 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3, मैं आपके सामने फिर ऐड करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं? 11। मैंने आपको बता दिया 11 में सिर्फ हमने वंस वाली प्लेस पे, राइट हैंड साइड पे वंस होता है, उसके नीचे जो वंस वाली प्लेस पे जो आपके पास ये नंबर है इसको लिखना है, और टेंस वाली प्लेस का जो है वो टेंस वाली प्लेस पे कैरी ले जाना है। देन 7 और 1 कितना होता है, इसको ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 1 8, ठीक हो गया। और 5 जो है हम एज इट इज नीचे ले आएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये 372, इसमें हमने 8 को ऐड करना है, तो 2 1 2 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 देखें, यहाँ 10 है, 10 पूरा लिखेंगे? जी नहीं, सिर्फ 0 लिखेंगे। राइट हैंड साइड वाली रकम जो है वो लिखनी है, 0 लिखेंगे, और 1 को हम 1 चूँकि 10 वाली जगह पे है तो टेंस में ही इसको कैरी ले जाएंगे। एंड देन 1 और 7 कितने होते हैं? 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 1 8, एंड 3 हमने एज इट इज़ नीचे ले आना है। तो ये 6 क्वेश्चन जो थे वो आपके डे 8 का काम था। अब आपने करना क्या है?
जितनी देर मैंने लगाई है कम से कम इतनी देर तो आपने लगानी है बच्चों, और आपने इन क्वेश्चंस को अपनी नीट नोटबुक पे करना है, नीट नोटबुक पे कीजिए और इसी तरह क्वेश्चन के सामने लाइंस लगाइए और उसके बाद उसकी जो ऊपर जो कैरी लेना है उसको लिखिए और बाकायदा लाइंस लगा के रफ वर्क लिख के आप इसको कीजिए ताकि आपकी ये प्रैक्टिस होती रहे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों की उर्दू की 3rd HOD क्लास का आज पहला दिन है। ये देखिए आपकी उर्दू की बुक हमारी उर्दू 2 के नाम से, ठीक है। चलिए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम सफ़ा नंबर 11 पर नज़्म पढ़ेंगे अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल ये हमारे कौमी शायर हैं। कौन है? कौमी शायर, ठीक है। चलें, सबसे पहले हम नए अल्फाज देखते हैं। नए अल्फाज में सबसे पहले क्या लिखा है? ख्वाब। इसको आप ख्वाब या कुछ इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, जो वाव है बड़ा मतलब ये मामूली सा हल्का सा पढ़ा जाएगा, ख्वाब, ठीक है। ख्वाब। ये देखिए बे, खे, रे और छोटी ये री, बिखरी। छोटी ये में देखें हमने आपको बताया था कि जब छोटी ये होता है तो ई की आवाज निकलती है। बिख रे, छोटी ये री, री, बिख री। चले अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है हमारा कौम। कौम। कौम में कौन सा काफ इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, ये जो गोल वाला काफ होता है ना, नुक्तों वाला, ये इसकी आधी शक्ल। उसके साथ आपने वाव को जोड़ा, काफ वाव को, उसके बाद मीम, क्या बन गया? कौम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है शायर। शायर, देखिए शायर कैसे लिखेंगे? ये शीन के साथ अलिफ, शीन अलिफ शाह, आइन और रे। शायर, शीन अलिफ शाह, आइन और रे, शायर। ये आइन की आधी शक्ल, साथ में आपने रे जोड़ना है, शायर। उसके बाद अगला मुश्किल लफ्ज क्या है? आजादी। क्या है? आजादी। चलिए लिखते हैं आ, अलिफ मद आ, इसको जरा सा सही करके लिखेंगे, आ जा, जे अलिफ जा, आजा, दाल छोटी ए दी। स्टूडेंट्स जहन में रखें, जब किसी चीज के साथ छोटी ए आता है तो ई की तरह आवाज निकलती है, ठीक है। जैसे दाल ये दी, अगर यहाँ दाल के साथ बड़ी ए आ जाता तो दाल ये दे बन जाता। इन चीजों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है रीडिंग में, इनकी आवाजों का। तो ये आपके थे नए अल्फाज। जी स्टूडेंट्स, क्या हम नज़्म पढ़ेंगे? किसके नाम से है ये? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल कौन है? हमारे कौमी शायर हैं, ठीक है। इन्होंने ख्वाब देखा था, आपको पता है? इन्होंने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था और उसके बाद इनके ख्वाब की तकमील हुई, इनका ख्वाब पूरा हुआ और पाकिस्तान बनाया गया। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले नए अल्फाज दोबारा देख लें जो मैंने आपको सिखाए थे। पढ़िए, ख्वाब, बिखरी, कौम, शायर, आज़ादी, ठीक है। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये आपने मेरे साथ साथ पढ़नी है और याद भी करनी है। चलिए, पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया। पाकिस्तान, देखिए कैसे लिखा है पाकिस्तान, पे अलिफ पा, काफ सीन किस, पाकिस ते अलिफ ता नून, पाकिस्तान। पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया अल्लामा इकबाल ने। दोबारा पढ़ें,
पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया अल्लामा इकबाल ने। बिखरी कौम को एक बनाया अल्लामा इकबाल ने। बिखरी कौम को एक बनाया अल्लामा इकबाल ने। बिखरी कौम को एक बनाया अल्लामा इकबाल ने। चलें पूरा शेर दोबारा पढ़ते हैं। पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया अल्लामा इकबाल ने। बिखरी कौम को एक बनाया अल्लामा इकबाल ने। उसके बाद देखें शेर, दूसरा शेर क्या है। शायर बनके जो फरमाया, क्या है, शायर बनके जो फरमाया अल्लामा इकबाल ने। देखें स्टूडेंट्स, ये बार बार अल्लामा इकबाल ने, अल्लामा इकबाल ने, ये आपका बार बार रिपीट हो रहे हैं। हर इसमें आपके मिसरे के साथ हर जुमले में अल्लामा इकबाल जो है वो बार बार दोहराया जा रहा है। ठीक है, चलें। शायर बनके जो फरमाया अल्लामा इकबाल ने। सच और झूठ में फर्क बताया। सच और झूठ, देखिए कैसे लिखते हैं। सच, सीन चे सच, और झूठ, जीम है झे, वाओ झू टे, झूठ। सच और झूठ में फर्क बताया अल्लामा इकबाल ने। शायर बनके जो फरमाया अल्लामा इकबाल ने। सच और झूठ में फर्क बताया अल्लामा इकबाल ने। शुरू से पढ़ते हैं। पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया अल्लामा इकबाल ने। बिखरी कौम को एक बनाया अल्लामा इकबाल ने। शायर बनके जो फरमाया अल्लामा इकबाल ने। सच और झूठ में फर्क बताया अल्लामा इकबाल ने। उसके बाद आखिरी शेर देखिए। आजादी से प्यार सिखाया। आजादी से प्यार सिखाया। सिखाया देखिए, सीन की छोटी शक्ल, काफ दो चश्मी है, खे अलिफ, सिखा ये अलिफ या, सिखाया। आजादी से प्यार सिखाया अल्लामा इकबाल ने। हमको ताकतवर बनाया अल्लामा इकबाल ने। हमको ताकतवर बनाया अल्लामा इकबाल ने। एक मरतबा मैं आपको खुद पूरी पढ़ के बताती हूँ, उसके बाद आपने इसको खुद बार बार पढ़ के दोहरा दोहरा के इसको अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, चले। अल्लामा इकबाल, पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया अल्लामा इकबाल ने। बिखरी कौम को एक बनाया अल्लामा इकबाल ने। शायर बनके जो फरमाया अल्लामा इकबाल ने। सच और झूठ में फर्क बताया अल्लामा इकबाल ने। आजादी से प्यार सिखाया
अल्लामा इकबाल ने हमको ताकतवर बनाया, अल्लामा इकबाल ने। स्टूडेंट्स, ये नज़्म किसने लिखी है? साइमा कामरान ने। लिखने वाली कौन है? साइमा कामरान। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लामा इकबाल ने न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि उन्होंने नौजवानों के साथ साथ बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी। आपने पढ़ी भी होंगी और आप पढ़ेंगे भी आइंदा। तो अल्लामा इकबाल हमारे कौन है? कौमी शायर हैं। इसको अब आपने बहुत अच्छी तरीके से याद करना है और याद करके इसको ज़ुबानी लिखना है। जी स्टूडेंट्स, आपकी थर्ड HOD में उर्दू की नोटबुक का क्या काम है? चलें, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अल्लामा इकबाल वाली जो नज़्म है वो याद करके ज़ुबानी लिखनी है, क्योंकि वो आपका इमला भी हो जाएगा। उसके बाद आपने ये सवालात अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं और इनको अच्छे तरीके से याद भी करना है। चले मैं आपको पढ़ाऊँ, अब आप मेरे साथ साथ पढ़िएगा। सवाल नंबर 1 देखें। इकबाल शायर थे, सबको पता है इकबाल शायर थे। बताइए शायर क्या करते हैं? जवाब मेरे साथ साथ पढ़िए। शायर शायरी करते हैं, शायर शायरी करते हैं। शायरी बिल्कुल शायर की तरह लिख के आगे जब आप छोटी ये बना देंगे तो शायरी, शायर शायरी करते हैं। यानी ये आइन नून छोटी ये नी, यानी नज़्में लिखते हैं। यानी नज़्में नून ज़ोएं। देखिए कैसे लिखेंगे नज़्में। देखिए नज़्में ऐसे लिखेंगे हम, नून के साथ आप ज़ोएं बनाएंगे, नज़। ठीक है, उसके बाद मीम ये नून गुन्ना। ठीक है, नज़्में नून ज़ोएं, छोटी शक्ल नून की साथ में ज़ोएं, फिर मीम ये नून गुन्ना, नज़्में। तो क्या है? शायर शायरी करते हैं, यानी नज़्में लिखते हैं। आप मेरे साथ साथ अगर आप पढ़ते रहेंगे तो यकीनन आपको तो ये साथ साथ याद हो जाएगा और जब प्रैक्टिस करेंगे तो लिखना भी आ जाएगा। इसीलिए साथ साथ पढ़िए। चलें सवाल नंबर 2 देखें। अल्लामा इकबाल शायर थे, उनके अलावा किसी और शायर का नाम लिखें। आपको पता है ना, जो नज़्में लिखते हैं उनको शायर कहते हैं। तो ये पूछते हैं कि अल्लामा इकबाल एक शायर हैं, उसके अलावा उनके अलावा कोई और ऐसा शायर है जिसका नाम आपको पता हो? तो हम लिखेंगे नाम किसका? मिर्ज़ा, मीम रे मिर जे अलिफ जा, मिर्ज़ा असद, अलिफ सीन दाल असद, मिर्ज़ा असद। ये जो अल्लाह लिखा है ना आगे, जब आप असद के साथ ये मिलेगा तो असदुल्लाह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? असदुल्लाह, असदुल्लाह। ठीक है, मिर्ज़ा असदुल्लाह खान, खान गालिब, गालिब गैन अलिफ गा लाम बेलिब, गालिब। पढ़िए क्या नाम है इनका? ये भी शायर हैं, मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब, मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब। अब ये दोनों क्वेश्चंस को आपने नोटबुक पे लिखा और अच्छे तरीके से याद करने के बाद इसका टेस्ट भी देना है आप।